Good morning, all of you. In today's session, we are going to take up quick revision on business profession, and this is applicable for 2022 exams. 2022 मई, जून, नवंबर, दिसंबर. मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, पेज 4.2 में आ जाइएगा. पेज 4.2 में आ जाइएगा, जहां पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है बिजनेस प्रोफेशन के रिवीजन में. वी आर स्टार्टिंग विद डेप्रीसिएशन. हम लोगों ने क्लासेस में सीखा डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स में तब मिलता है जब आप 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं. ओनर होना चाहिए, यूज करना है, राइट, और दूसरा बात, टैंजिबल एसेट में लैंड में डेप्रीसिएशन नहीं है, इनटैंजिबल में गुडविल में नहीं है. Remember, after the amendment of this term, in this term, both purchase and self-generated goodwill are not eligible for depreciation. Are you okay with this? Both purchased goodwill and self-generated goodwill are not eligible for depreciation. क्या हो रहा है मेरे को फिर से बताओ सर. हम लोगों को इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए ध्यान रखना है, 3 कंडीशन फुलफिल करना है. ओनर होना चाहिए, यूज होना है, टैंजिबल में लैंड, इनटैंजिबल में गुडविल में डेप्रीसिएशन नहीं है. 180 डेज और मोर अगर आप एसेट यूज करते हैं तो फुल रेट है. फर्स्ट ईयर अगर 180 डेज से कमती यूज करते हैं तो हाफ द नॉर्मल रेट है. फर्स्ट ईयर 180 डेज और मोर फुल, 180 डेज से कमती हाफ. सब्सिक्वेंट ईयर अगर आप एक दिन भी यूज करते हैं तो आपको फुल रेट ऑफ डेप्रीसिएशन मिलता है. इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन आप WDV मेथड में क्लेम करते हैं, लॉग कॉन्सेप्ट में क्लेम करते हैं. ब्लॉक कॉन्सेप्ट सिंपली वुड मीन आप इंडिविजुअल एसेट पे डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं करते हैं. जिन एसेट का नेचर सेम है, रेट सेम है, यू मर्ज देम एंड क्लेम डेप्रीसिएशन टुगेदर. पेज 4.2 भी रिपीटेड. सर हम लोग को पता है ओनर होना चाहिए, यूज करना है, टैंजिबल एसेट में लैंड, इनटैंजिबल में गुडविल में डेप्शन नहीं है. फर्स्ट ईयर 180 डेज और मोर फुल, 180 डेज से कमती हाफ. सब्सिक्वेंट ईयर ऑलवेज फुल रेट. हमने सीखा है WDV ब्लॉक कॉन्सेप्ट मेथड इज फॉलोड टू क्लेम डेप्रीसिएशन. एडिशन हमेशा पहले आता है, सेलिंग प्राइस बाद में. एडिशन हमेशा पहले आता है, सेलिंग प्राइस बाद में. एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एसेट बिक रहा है उसका सेल प्रोसीड्स लेस हो रहा है, जो एसेट बिक रहा है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू लेस नहीं होगा. आर यू ओके विद दिस? जो एसेट बिक रहा है उसका सेल प्रोसीड्स लेस होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू लेस नहीं होता है. 10,000 रुपया के ऊपर जब आप पेमेंट करते हैं तो आप सिर्फ अकाउंट पे ही चेक और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. मैं आपको एक बात बता दूं, फिक्स्ड एसेट्स में 10,000 का ही लिमिट है, लेकिन लेटर ऑन जब आप 48(3) सीखते हैं वहां 2 लिमिट है, 10,000 और ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए 35. जब आप सेक्शन 48(3) सीखते हैं तो 48(3) में 2 लिमिट्स हैं, नॉर्मली 10,000 और ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए 35, लेकिन यहां पर एक ही लिमिट है, 10,000. सपोज मेरे को फिक्स्ड एसेट मैंने परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख में. 2 लाख में मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, 12,000 कैश में दिया ट्रांसपोर्ट चार्जेस फैक्ट्री से यहां पर लाने के लिए. आपको पता है फैक्ट्री से एसेट को जब आप लेकर आते हैं, दैट इज नॉर्मली कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. यस, दैट इज कैपिटलाइज्ड टू कॉस्ट ऑफ द एसेट. मैंने 12,000 कैश में दिया है, यह एसेट के कॉस्ट में नहीं जुड़ सकता है क्योंकि 10,000 रुपया के ऊपर कैश में दिया है. एसेट का कॉस्ट 2 लाख रहेगा, 2,12,000 नहीं होगा. मेरे को 2 लाख पे डिप्रीसिएशन मिलेगा. नॉर्मली 48(3) में 2 लिमिट्स हैं, 10,000 और ट्रांसपोर्ट के लिए 35, लेकिन फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट के समय एक ही लिमिट है, 10,000. अगर आपने 10,000 रुपया के ऊपर कैश दिया है तो वो एसेट के कॉस्ट में नहीं जुड़ने वाला है. ओनर, यूज, टैंजिबल में लैंड में नहीं मिल रहा है डेप्शन, इनटैंजिबल में गुडविल में नहीं मिल रहा है. यू नो समथिंग, ब्लॉक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं.
रिटन डाउन वैल्यू 180 days or more full, 180 days से कम थी half. First year may be full and half, subsequent year it's always full. Having said this, remember one thing, the rates of adoption are building 5 and 10, furniture 10, plant 15, computer 40. आपको 1 मिनट से बेसी नहीं लग रहा है, आप एक बार 4.2 4.3 क्विकली गो थ्रू करें. बिल्डिंग 5 और 10, फर्नीचर 10, प्लांट 15, कंप्यूटर 40. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, रिमेंबर वन थिंग, मोटर व्हीकल्स अगर स्पेसिफाइड डेट्स के बीच में एक्वायर आप करते हैं, यूज में भी डालते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डेप्शन मिलता है. नॉर्मली मोटर व्हीकल में डेप्शन है 15 और 30. इन डेट्स के बीच में खरीदे तो 30 और 45. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या पावर यूनिट है, आई रिपीट दिस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या पावर यूनिट है, तो आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन के अलावा 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या पावर यूनिट है, आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन के अलावा 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा. एडिशनल डिप्रिसिएशन केवल प्लांट एंड मशीनरी में मिलता है. एडिशनल डिप्रिसिएशन केवल प्लांट एंड मशीनरी में मिलता है. आपको ये बिल्डिंग में, फर्नीचर में, ये सब एसेट्स में नहीं मिलता है. आर यू ओके विद दिस? किसको मिल रहा है एडिशनल डिप्शन? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या पावर यूनिट. कितना मिल रहा है? 20%. एडिशनल डिप्शन रिटन डाउन वैल्यू पे नहीं, एक्चुअल कॉस्ट पर है. एडिशनल डिप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पे नहीं, एक्चुअल कॉस्ट पर है. और ये मिलता है केवल प्लांट एंड मशीनरी में, बिल्डिंग फर्नीचर में नहीं मिलता. सो यहां पे लिखा है न्यू प्लांट एंड मशीनरी. व्हाट इज मेंट बाय न्यू प्लांट एंड मशीनरी? देखो बात ऐसा है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी वुड एसेंशियली मीन जिस साल आप खरीदते हो उसी साल मिलता है. इस साल मैंने प्लांट ए खरीदा, मेरे को इस साल 15 नॉर्मल, 20 एक्स्ट्रा मिलेगा. अगले साल प्लांट ए पे 15 ही मिलना है. अगले साल मैंने प्लांट बी खरीदा, उस पे जिस साल खरीदा उस साल 35 मिलेगा, 15 नॉर्मल 20 एक्स्ट्रा. उसके बाद वाले साल प्लांट बी में भी 15 मिलेगा. कोई भी प्लांट एंड मशीनरी आप जिस साल खरीदते हैं आपको केवल उसी साल एडिशनल डिप्शन मिलता है. नेक्स्ट ईयर उसमें केवल नॉर्मल मिलता है. जनरली एडिशनल डिप्रिसिएशन रहता है हम लोगों का 15%. जनरली एडिशनल डिप्रिसिएशन 15% रहता है, 20% रहता है. लेकिन मान लीजिए आपने प्लांट एंड मशीनरी को 180 दिन से कम यूज किया है, तो आपको इस साल एडिशनल डिप्शन 10 मिलेगा. रिमेनिंग 10 आप अगले साल क्लेम कर सकते हैं. इस साल एडिशनल डिप्रिसिएशन 10 मिलेगा, रिमेनिंग 10% आप अगले साल क्लेम कर सकते हैं. कुछ एसेट्स पे हम लोग एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते हैं. ऑफिस प्लांट, व्हीकल्स, ऑफिस प्लांट, व्हीकल्स, गेस्ट हाउस में जो प्लांट है, सेकेंड हैंड प्लांट. क्या हो रहा है मेरे को फिर से बताइए. सर ओनर यूज
टैंजिबल एसेट में लैंड में डेप्शन नहीं है, इनटैंजिबल में गुडविल में नहीं है, परचेज गुडविल में भी नहीं है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में भी नहीं है। सर मेरे को अच्छे से पता है फर्स्ट ईयर 180 डेज और मोर फुल, 180 डेज से कमती हाफ, सब्सिक्वेंट ईयर इट्स ऑलवेज फुल, सब्सिक्वेंट ईयर इट्स ऑलवेज फुल। ठीक है सर, ब्लॉक कॉन्सेप्ट, रिटन डाउन वैल्यू, एडिशन पहले, सेलिंग प्राइस बाद में। जो बिक रहा है उसका सेलिंग प्राइस लेस हो रहा है, जो बिक रहा है उसका सेलिंग प्राइस लेस हो रहा है, रिटन डाउन वैल्यू लेस नहीं हो रहा है। यू नो वन थिंग, 10,000 रुपया के ऊपर अकाउंट पे ही चेक या ऑनलाइन में पेमेंट करना है, कैश में पेमेंट करने से उसमें डिप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। बिल्डिंग 5-10, फर्नीचर 10, प्लांट 15, कंप्यूटर 40। एडिशनल डेप्शन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और पावर यूनिट को है। एडिशनल डेप्शन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पावर यूनिट को, हाँ डियर, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और पावर यूनिट को। तो कैसे थोड़ा सा बताएंगे। ऑफ कोर्स 20% एक्चुअल कॉस्ट पर 180 डेज से कम यूज किए तो 10% मिलेगा। 180 डेज से कम यूज किए तो 10% इस साल, अगले साल 10% क्लेम कर सकते हैं। एडिशनल डेप्शन फंडामेंटली केवल फैक्ट्री प्लांट पर है। व्हेन आई से दिस आई एसेंशियली मीन ऑफिस प्लांट पे नहीं है, गेस्ट हाउस के प्लांट पे नहीं है। एडिशनल डेप्शन ऑफिस प्लांट पे नहीं है, गेस्ट हाउस के प्लांट पे नहीं है, व्हीकल, शिप्स, एयरक्राफ्ट पे नहीं है। सर क्या फैक्ट्री प्लांट पे मिलेगा? यस, बिकॉज फैक्ट्री प्लांट को छोड़ के तो सभी एक्सक्लूड हो गए। पेपर में एक बार आया विंड मिल, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, सब पे मिलेगा। यस, तो विंड मिल जो है ना तो सेकेंड हैंड है, ना ऑफिस प्लांट है, ना कोई शिप एयरक्राफ्ट है, ना कोई कार है, वो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, इसलिए विंड मिल पर आप एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। आर यू ओके विद दिस? डेप्रीशिएबल एसेट में केवल शॉर्ट टर्म गेन होता है, लॉन्ग टर्म गेन कभी नहीं होता। डेप्रीशिएबल एसेट में शॉर्ट टर्म गेन होता है, लॉन्ग टर्म गेन कभी नहीं होता है। शॉर्ट टर्म गेन मतलब कब होता है डिप्रीशिएबल एसेट में? जब सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एडिशन से ज्यादा हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एडिशन से ज्यादा हो। ब्लॉक में अगर आपने सारे एसेट्स बेच दिए तब भी शॉर्ट टर्म गेन होगा। ब्लॉक में अगर आपने सारे एसेट्स बेच दिए तब भी शॉर्ट टर्म गेन होगा। डेप्रीशिएबल एसेट में कभी लॉन्ग टर्म गेन नहीं होता है, हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। सर शॉर्ट टर्म गेन कब होता है डेप्रीशिएबल एसेट्स में? तब होता है डियर जब सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एडिशन से ज्यादा हो, या ब्लॉक में सारे एसेट्स को बेच दिया। Are you okay with this? स्टूडेंट्स घर में देख रहे हैं बैकअप, जहां दरकार पड़े क्लासेस पॉज भी कर सकते हो अगर आपको कुछ रिवीजन करना हो तो। हैविंग सेड दिस, क्योंकि परचेज गुडविल पर इस साल से डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, परचेज गुडविल से पे इस साल से डेप्शन नहीं मिलेगा, तो अगर ब्लॉक में परचेज गुडविल इंक्लूडेड है तो उसका जो WDV है वो हटाना पड़ेगा। मेरा इंटैंजिबल एसेट्स में पेटेंट, कॉपीराइट ये सब थे और परचेज गुडविल भी था। परचेज गुडविल का WDV 4 लाख था और टोटल WDV 10 लाख था, तो मैं 10 लाख में से परचेज गुडविल का WDV 4 लाख हटा दूंगा और आगे से 6 लाख पे डेप्शन क्लेम। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन केवल रेसिडेंट एसएससी को मिलता है या इंडियन कंपनी को मिलता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन केवल रेसिडेंट एसएससी को मिलता है या इंडियन कंपनी को मिलता है? हैविंग सेड दिस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन केवल मिलता है बिफोर कमेंसमेंट या जब आप एक्सपेंशन करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है वो खर्चा जो आप बिजनेस स्टार्ट करने के पहले करते हैं या एक्सपेंशन के समय करते हैं। यू ओके विद दिस? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो बिजनेस कमेंसमेंट के पहले किया जाए खर्चा या एक्सपेंशन के बाद किया जाए, एक्सपेंशन के समय किया जाए। इसका डिडक्शन
केवल रेसिडेंट एसएससी को मिलता है, इसका डिडक्शन इंडियन कंपनी को मिलता है, नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलता है। तो कैसे मिलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन? 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स। 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर। सो 1/5 किसका है? 1/5 ईयर क्वालिफाइंग अमाउंट। 1/5 क्वालिफाइंग अमाउंट का है। क्वालिफाइंग अमाउंट है एक्चुअल एक्सपेंस या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर। एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर। अगर आप कंपनी है तो आपको चॉइस मिलता है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर का 5% ले ले, लेकिन बाद में लोअर ऑफ 1 और 2 होगा। क्या करना है? 2 मिनट रुकना हो। आप लोगों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ना है, उसके बाद मैं रिपीट करूंगा। किसी को दरकार पड़े क्लास पॉज करके डेप्रिसिएशन वाला कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो क्या हो रहा है? बिल्डिंग 5 और 10, फर्नीचर 10, प्लांट 15, कंप्यूटर 40। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा 20% एडिशनल डिप्शन है न्यू प्लांट एंड मशीनरी में। इस साल 20 क्लेम किया तो अगले साल 0, इस साल 10% क्लेम किया तो अगले साल 10। बट यू नीड टू नो समथिंग, ये आपको ऑफिस प्लांट, सेकेंड हैंड प्लांट, गेस्ट हाउस का प्लांट, ये सब में नहीं मिलता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब है वो खर्चा जो बिजनेस के कमेंसमेंट या एक्सपेंशन में हो। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स है। तो 1/5 किसका? 1/5 ईयर क्वालिफाइंग अमाउंट का। क्वालिफाइंग अमाउंट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। अगर आप कंपनी है तो फिर आप कैसे करेंगे? कंपनी है तो 5% of cost of project or capital employed, whichever is higher, this you compare with actual expenditure and then you are going to take whichever is lower. So preliminary expenses में क्या क्या आता है? preliminary expenses में आता है feasibility report, project report, yes, feasibility report, project report, market survey, legal charges, engineering services. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, लीगल चार्जेस, इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये सारा काम आपको करना है या आपको उस कंसर्न से करवाना है जिसको मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया हो, या आपको उस कंसर्न से करवाना है जिसको मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया हो। सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में केवल फिक्स्ड एसेट्स का एक्चुअल कॉस्ट आता है, वो भी जिस साल बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका आखिरी दिन। अगर आपने बिजनेस 1/5/21 को स्टार्ट किया है तो मैं 31/3/22 का फिगर लेता हूं, जिस साल कमेंस हुआ उस साल का आखिरी दिन। तो प्रिलिमिनरी में क्या आता है? मैंने कहा वही मेमोरेंडम, आर्टिकल के खर्चे, प्रोस्पेक्टस का खर्चा, इसके अलावा फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, लीगल चार्जेस, इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये सारा काम मेरे को करना है या उस कंसर्न से करवाना है जिसको मिनिस्ट्री ने अप्रूव। कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है शेयर कैपिटल,
डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग। याद रखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं आता, केवल 3 चीज आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग। जिस साल कमेंस हुआ उस साल का आखिरी, तो हम लोगों को पता है ओनर, यूज, लैंड गुडविल पे नहीं है, परचेज गुडविल पे भी नहीं है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे भी नहीं है। ब्लॉक कॉन्सेप्ट WDV, फर्स्ट ईयर फुल एंड हाफ, सब्सिक्वेंट ईयर फुल, एडिशन पहले, सेलिंग प्राइस बाद में। जो बिका उसका WDV माइनस नहीं होगा, सेलिंग प्राइस माइनस होगा। बिल्डिंग 5-10, फर्नीचर 10, प्लांट 15, कंप्यूटर 46। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को नॉर्मल डिप्रिसिएशन के अलावा 20% एडिशनल डिप्शन मिलता है, लेकिन ये एडिशनल डिप्शन आपको डेफिनेटली ऑफिस प्लांट, गेस्ट हाउस के प्लांट, इन सब में नहीं मिलता है, फैक्ट्री प्लांट वगैरह में ही मिलता है। डिप्रीशिएबल एसेट में केवल शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म गेन कभी नहीं हो सकता है। कब होता है शॉर्ट टर्म गेन? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा निकल जाए ओपनिंग WDV एडिशन से। कब होता है? जब ब्लॉक में सारे एसेट सेल ऑफ कर। हैविंग सेड दिस, जिस प्रकार से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/5 ओवर 5 इयर्स है, उसी प्रकार से VRS भी 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव इयर्स है। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/5 ओवर 5 इयर्स है, VRS भी 1/5 ओवर 5 इयर्स है। हैविंग सेड दिस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर होने से 1/5 है, VRS पेमेंट होने के बाद 1/5 ओवर 5 इयर्स है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड होने से 1/5 है, लेकिन VRS जब पेमेंट करोगे वहां से 1/5 है। मैंने कुछ खर्चा इस साल किया, यहां से 1/5, कुछ खर्चा अगले साल पे किया, अगले साल से 1/5। करंट ईयर इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में भी अलाउड है, करंट ईयर इंटरेस्ट बिजनेस प्रोफेशन में भी अलाउड है, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन में फर्क है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में 1/5 ओवर 5 इयर्स है, बिजनेस प्रोफेशन में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एसेट के कॉस्ट में जुड़ता है और हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। हमने एक बिल्डिंग खरीदा, कंस्ट्रक्ट किया 10 लाख। बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट किया? लोन लेकर। तो ठीक है, लोन लेकर बिल्डिंग आपने बना दिया, कुछ इंटरेस्ट लगा, मैंने कहा हाँ 2 लाख, तो बिल्डिंग का कॉस्ट हो जाएगा 12 लाख और हम 12 लाख पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे 10% के हिसाब से। सर दैट इज परफेक्टली फाइन। व्हाट अबाउट लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ब्रोकरेज ऑन लोन? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ब्रोकरेज ऑन लोन, ये सब इंटरेस्ट का पार्ट है, इंटरेस्ट में जुड़ जाता है। सर वी हैव लर्न प्रिलिमिनरी 1/5, इनकर करने पर VRS, पेमेंट करने पर 1/5, VRS पेमेंट करने पर 1/5। If you recall, even amalgamation demerger expenses was 1/5 over 5 years. Current year interest पूरा अलाउड है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एसेट के कॉस्ट में जुड़ जाता है और हम उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। क्या सब बैड डेट का डिडक्शन मिलता है? बिल्कुल मिलता है डियर, बैड डेट्स का डिडक्शन पूरा मिलता है। इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, केवल बैड डेट्स रिटन ऑफ का डिडक्शन मिलता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट का डिडक्शन नहीं मिलने। बैड डेट्स रिटन ऑफ का डिडक्शन तब मिलता है जब वो इनकम से अराइज हो। बैड डेट्स रिटन ऑफ का डिडक्शन तब मिलता है जब वो इनकम से अराइज हो, और इट शुड बी अ लोन गिवन इन अ मनी लेंडिंग बिजनेस। It should be a loan given in a money lending business. Please understand, bad debt का डिडक्शन तब है जब बैड डेट किसी इनकम से राइज हो, लाइक क्रेडिट सेल, कमीशन इनकम एटसेट्रा। सर क्या लोन गिवन बैड डेट हो सकता है? लोन गिवन बैड डेट हो सकता है इफ यू आर इनटू अ मनी लेंडिंग बिजनेस। कुछ समझाना है? Are we okay with this?
व्हाट अबाउट सम बैड डेट रिकवरी? अगर बैड डेट का पहले डिडक्शन मिला है तो रिकवरी टैक्सेबल है। बैड डेट का डिडक्शन नहीं मिला है तो रिकवरी टैक्सेबल नहीं है। बैड डेट का डिडक्शन मिला, रिकवरी टैक्सेबल। बैड डेट का डिडक्शन नहीं मिला, रिकवरी नॉट टैक्सेबल। सर रिकवरी कितना टैक्सेबल होता है? ऑलवेज अमाउंट रिसीव्ड माइनस डिसअलाउड अर्लियर। अगर कुछ पोर्शन बैड डेट रिकवर, कुछ पोर्शन बैड डेट का डिडक्शन मिला है, कुछ पोर्शन बैड डेट का डिडक्शन नहीं मिला है, कुछ पोर्शन बैड डेट का डिडक्शन मिला है और कुछ पोर्शन नहीं मिला है, तब वो टैक्सेबल होगा अमाउंट रिसीव्ड माइनस डिसअलाउड अर्लियर। वो क्लैरिटी है। प्रिलिमिनरी इनकर होने पर 1/5, वीआरएस पेमेंट होने पर 1/5। इसी टॉपिक में सच एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है आप लोगों को इन डेप्थ स्टडी करना पड़े, वहां पर ये रिवीजन क्लास पॉज करके लर्न करके फिर आगे बढ़े। इंटरेस्ट करंट ईयर पूरा अलाउड है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है, यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन इट। बैड डेट्स तभी अलाउ होता है जब आपने उसको राइट ऑफ किया है, आइदर वो इनकम से अराइज हो और लोन गिवन हो इन मनी लेंडिंग बिजनेस, तभी अलाउड है। अगर बैड डेट का डिडक्शन मिला, रिकवरी टैक्सेबल। बैड डेट का डिडक्शन नहीं मिला, रिकवरी नॉट टैक्सेबल। सी वन थिंग इज देयर, बिजनेस प्रोफेशन में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही डिडक्शन मिलता है। बिजनेस प्रोफेशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप डेप्रिसिएशन ले लो, बट बिजनेस प्रोफेशन में व्हाट यू गेट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर बिजनेस। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का डिडक्शन केवल कंपनी को है, रेवेन्यू पूरा, कैपिटल 1/5 ओवर 5 ईयर्स। फैमिली प्लानिंग का डिडक्शन केवल कंपनी को है, रेवेन्यू पूरा, कैपिटल 1/5 ओवर 5 ईयर्स। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन खाली तब है इफ पेड अदर देन कैश। बहुत बार मैं देखता हूं दिस पोर्शन गेट्स नेग्लेक्टेड, प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट इट। फैमिली प्लानिंग कंपनी को मिल रहा है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह को नहीं। कैपिटल 1/5, रेवेन्यू पूरा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने अपने वर्कर्स का मेडिक्लेम करवाया, मिलेगा डिडक्शन इफ पेड अदर देन कैश। So what about Provident Fund? Provident Fund, there are two parts. Employer contribution खर्चा है, पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है। Payment has to be made within same year or return filing date. Payment has to be made within same financial year or return filing date. ठीक है, इट्स लाइक दिस। हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 5 लाख में से 2 लाख इस साल दिया, 2 लाख रिटर्न फाइलिंग डेट तक और 1 लाख 4 साल बाद। इस साल कितना मिलेगा? 4 लाख, और 1 लाख जो 4 साल बाद दिया उसका डिडक्शन 3-4 साल बाद मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड खर्चा है, पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है, पेमेंट सेम ईयर में मिल रहा है, ऑब्लिक रिटर्न फाइलिंग डेट। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जब रिसीव करोगे तब इनकम है, जब रिसीव करोगे तब इनकम है, जब जमा करोगे तब खर्चा है। और ये जमा करना है पीएफ एक्ट के हिसाब से जो ड्यू डेट है। इसमें रिटर्न फाइलिंग डेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2022 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रैल का पीएफ का ड्यू डेट है मई 15, हमने 25 मई को पे किया। अप्रैल का 15 मई था लेकिन 25 मई को पे किया, और अलाउ जिंदगी में नहीं हो।
एक बार वो पीएफ का ड्यू डेट पार हो गया, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ जिंदगी में अलाउ नहीं होगा। There's a लॉजिक बिहाइंड इट। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रुपया है, आप देरी से जमा किए, रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद देरी से डिडक्शन ले लो, ये एम्प्लॉय का रुपया है। एम्प्लॉय का रुपया दबाकर क्यों बैठोगे? इसीलिए बोल रहा है जब उससे लोगे तब इनकम ट्रीट करेंगे, जब जमा कर दोगे तब खर्चा मान लिया जाएगा। उससे लोगे तब इनकम होगा, जमा करोगे तब खर्चा होगा। सर दैट इज ओके, जमा करने पर खर्चा है, लेकिन जमा कब तक करना है? पीएफ के ड्यू डेट के अंदर, जो अगले महीना का 15-20 तारीख होता है। आप पीएफ लॉज में सीखते हो, इसमें इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग डेट नहीं लगेगा। दैट इज ओनली फॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट। पेंशन फंड, दिस इज वन थिंग, द मोमेंट पेंशन फंड कम्स इन एग्जाम, स्टूडेंट्स टेक इट 80 CCD। रिमेंबर, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डेफिनेटली इट गोज अंडर 80 CCD। आप एम्प्लॉय है, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट गोज अंडर 80 CCD, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप खुद ही एम्प्लॉयर हैं। जब आप खुद एम्प्लॉयर हैं और अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जब आप खुद एम्प्लॉयर हैं और अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तब क्या वो इन्वेस्टमेंट है कि आपका खर्चा है? वो तो आपके पीएल में आएगा। मैंने अपने एम्प्लॉइज के लिए पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया, मेरे लिए क्या है? ये खर्चा पीएल में आएगा। मेरे को डिडक्शन मिलेगा अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। बोनस का डिडक्शन तो खैर पेमेंट बेसिस पे ही है। प्रिलिमिनरी इनकर करने पर 1/5, पीआरएस पेमेंट करने पर 1/5। करंट ईयर इंटरेस्ट अलाउड है, प्री कंस्ट्रक्शन एसेट के कॉस्ट में जुड़ेगा, क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन इट। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का डिडक्शन है, आइदर इनकम से राइज हो और लोन गिवन हो इन अ मनी लेंडिंग बिजनेस। अगर बैड डेट का डिडक्शन मिला तो रिकवरी टैक्सेबल है, डिडक्शन नहीं मिला तो रिकवरी टैक्सेबल नहीं है। कुछ मिला कुछ नहीं मिला तो कितना टैक्सेबल है? अमाउंट रिकवर्ड माइनस डिसअलाउड अर्लियर। एक बार इसको देखो, फैमिली प्लानिंग कंपनी को मिलता है रेवेन्यू पूरा, कैपिटल 1/5, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अदर देन कैश, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पेमेंट बेसिस, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया तब इनकम, पीएफ ड्यू डेट के अंदर जमा किया तो खर्चा, पीएफ ड्यू डेट पार हो गया तो जिंदगी में अलाउ नहीं हो। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ठीक है वो 80 CCD वगैरह में मिलता है। अगर मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मैं एज एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करूं, मैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड अपने अकाउंट पे कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन आप एम्प्लॉयर हैं और अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में रुपया डाल रहे हैं, तब तो वो आपका खर्चा है, वो आपको डिडक्शन में मिलता है अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और 10% ऑफ सैलरी विच इज लोअर। बिजनेस प्रोफेशन में ऐसे काफी खर्चे हैं जो अलाउड नहीं। बिजनेस प्रोफेशन में काफी खर्चे हैं जो अलाउड नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, इसको क्लासिफाई कर दिया इनटू 18 डिसअलाउंसेस। लॉ डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलता है कि 18 डिसअलाउंसेस हैं, लॉ अपने हिसाब से लिखता है, हमने उसको सिंप्लीफाई करके 18 डिसअलाउंस में ग्रुपिंग कर दिया। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड, बट पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अलाउड नहीं है।
इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अलाउड नहीं है। हम अपने आप को ना इंटरेस्ट दे सकते हैं ना सैलरी, ना पर्सनल खर्चा अलाउ होना है ना प्रोविजन। आर यू ओके विद दिस? क्या अलाउड नहीं है? पेनल्टी ऑफ फाइन फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। हम अपने आप को ना इंटरेस्ट दे सकते हैं ना सैलरी, ना पर्सनल खर्चा अलाउड है ना प्रोविजन। रिलेटिव को अगर आप एक्सेस पेमेंट करते हैं, 10 लाख की जगह हमने 12 लाख दिया रिलेटिव को, एक्सेस 2 लाख गेट्स जैसे अलाउड। 40A3, एक दिन में एक आदमी को 10,000 रुपया के ऊपर कैश या बियरर चेक से पेमेंट नहीं करना है। एक दिन में एक आदमी को 10,000 रुपया के ऊपर कैश और बियरर चेक से पेमेंट नहीं करना है। 10,000 रुपया के ऊपर सिर्फ अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट हो। 10,000 रुपया के ऊपर सिर्फ अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट हो, ऑनलाइन पेमेंट हो। ठीक है? तो अगर हमने एक दिन में एक आदमी को 10 के ऊपर कैश दिया तो क्या होगा? खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, उस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर क्या क्रॉस चेक अलाउड है? नहीं। बियरर चेक अलाउड नहीं है, क्रॉस चेक अलाउड नहीं है। क्रॉस चेक विच इज मार्क्ड एज अकाउंट पे, तब तो वो अकाउंट पे ही होगा, अलाउ हो जाएगा। बट क्रॉस चेक जिसमें अकाउंट पे ही नहीं लिखा हुआ है, तो क्रॉस चेक, बियरर चेक, कैश नॉट परमिसेबल, खाली इलेक्ट्रॉनिक मोड और अकाउंट पे ही चेक परमिटेड है। एक दिन में एक आदमी को 10,000 रुपया के ऊपर सिर्फ अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट हो सकता है। 10,000 रुपया के ऊपर कैश वगैरह अलाउड नहीं है। सर कहीं पर ऐसा है अलाउड है? हाँ, अगर आप बैंक या गवर्नमेंट को देते हैं तो अलाउड है। अगर आप बैंक और गवर्नमेंट को देते हैं तो अलाउड है। म्यूचुअल सेट ऑफ है, अलाउड है। विलेज में हमारे जो फार्मर्स हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में जहां लोग हाथ से बनाते हैं, जिस विलेज में बैंक नहीं है, ये सब जगह कैश पेमेंट हो सकता है। अब हो सकता है जब हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करें, म्यूचुअल सेट ऑफ, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिस विलेज में बैंक नहीं, फार्मर को पेमेंट कर रहे हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड जहां कॉटेज इंडस्ट्री में लोग हाथ से सामान बनाते हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, वहां अलाउड है। जनरल लिमिट 10 है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए 35 है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 50 है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए 50 है। एक बात फिर से स्ट्रेस दे रहा हूं, देयर वुड बी ओकेजन जब मैं रिवीजन करा रहा हूं, आपको लगे आपको क्लास पॉज करके उस टॉपिक को रिवाइज करना है, ऐसा जब लगे तब आप कर लेना, पॉज कर लेना उस केस में, जो लोग घर में देख रहे हैं। फॉरेन करेंसी आप ऑथोराइज डीलर से कैश में खरीद सकते हैं। फॉरेन करेंसी आप ऑथोराइज डीलर से कैश में खरीद सकते हैं। एजेंट को अपने कैश में पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने एजेंट को 10,000 रुपया के ऊपर कैश में पेमेंट कर सकते हैं। किसी एम्प्लॉय को जब आप 15 दिन के से ज्यादा बाहर भेज देते हैं, ऐसे जगह जहां उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है, वहां पर आप उसको कैश में सैलरी दे सकते हैं। क्या हो रहा है फिर से बताओ? तो फैमिली प्लानिंग क्या कंपनी को अलाउ होता है? रेवेन्यू पूरा कैपिटल 1/5। पेंशन फंड जब मेरा खर्चा है तो मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी का मेरे को डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन खर्चा है, रिटर्न फाइलिंग डेट तक पेमेंट होगा, बाद में भी होगा तो बाद में अलाउ कर देंगे। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जब रिसीव करेंगे तब इनकम है, जब पीएफ एक्ट के अंदर जमा करेंगे तो खर्चा है। जब पीएफ एक्ट के अंदर जमा करेंगे तो खर्चा है, डेट निकल गया तो कभी अलाउड नहीं है। क्या सर सारा खर्चा अलाउड है? हाँ, लेकिन सर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अलाउड नहीं है। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ अलाउड नहीं है, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है। अपने आप को ना सैलरी दे सकते हैं ना इंटरेस्ट। प्रोविजन अलाउड है पर्सनल खर्च। एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव अलाउड नहीं है, और 10,000 रुपया के ऊपर सिर्फ अकाउंट पे ही चेक से होगा। तो क्या करें? फिर से 2 मिनट रुक जाए। 18 में से 10 अलाउंस करवाया हूं, अपने आप से इंटरेक्ट करें याद है कि नहीं। जो घर में देख रहे हैं वो भी रुकेंगे और चेक करेंगे याद है कि नहीं।
मैंने एम्पल टाइम दिया। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रेंच बेनिफिट टैक्स। हमने अपने आप को इंटरेस्ट दे सकते हैं ना सैलरी, ना प्रोविजन अलाउड है, ना पर्सनल एक्सपेंस। रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट अलाउड नहीं है, 10,000 रुपया के ऊपर कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अलाउड नहीं है, दो केस में अलाउड है। दो केस में अलाउड है, पहला जब एम्प्लॉय रिटायर कर चुका है, और दूसरा जब आपको ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूशन करना पड़े। मे आई रिपीट दिस, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूट करना है या एम्प्लॉय रिटायर हो चुका है तब वो अलाउड है, तब वो एक्चुअल खर्चा बन जाता है। 43B इज ऑलवेज अ फेमस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। भले ही आप एक्चुअल बेसिस फॉलो करें, लेकिन कुछ खर्चे हमेशा कैश बेसिस पहला होते हैं। गवर्नमेंट का टैक्सेस, वर्कर का बोनस, लीव, सैलरी, कमीशन, प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट का टैक्सेस, एम्प्लॉइज का बोनस, लीव, सैलरी, कमीशन, पीएफ। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी का इंटरेस्ट। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी का इंटरेस्ट, ये सब पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है। सब पेमेंट कब तक करना है? पेमेंट ऑफ कोर्स आपको करना है रिटर्न फाइलिंग डेट तक। तो 3-4 साल बाद किया तो डिडक्शन 3-4 साल बाद मिलेगा। क्या कौन सा है? गवर्नमेंट का टैक्सेस, वर्कर का बोनस, लीव, सैलरी, कमीशन, प्रोविडेंट फंड। ओके विद दिस? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी का इंटरेस्ट। तो मान लीजिए हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन उसको लोन में कन्वर्ट करवा दिया। हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन उसको लोन में कन्वर्ट करवा दिया। आपको ध्यान रखना है, जब आप इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करवाते हो तब आपको डिडक्शन नहीं मिलता। डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट के समय ही मिलता है। डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट के समय ही मिलता है। एचएसबीसी का लोन बाकी था, इंटरेस्ट बाकी था 5 लाख, आपने कहा ये लोन बन जाए, बैंक बोला ठीक है 4 साल बाद दे देना। आप 4 साल बाद दिए, डिडक्शन 4 साल बाद मिलेगा। कन्वर्जन के दिन नहीं, पेमेंट के दिन डिडक्शन मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट्स में अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो, उसका डिडक्शन यहां नहीं मिलता है, चैप्टर 6 से में मिलता है, जो सिखाया हुआ 80 जीजीपी में। आप अगर अपने एम्प्लॉय का इनकम टैक्स भरते हो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे, तो उसका डिडक्शन नहीं है। आप अगर एम्प्लॉय का इनकम टैक्स भरते हो ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, तो उसका डिडक्शन नहीं है। Are you okay with this? CSR expenditure is not allowed. CSR expenditure is not allowed. कौन से 3 खर्चे अलाउड नहीं है? सर, एडवर्टीजमेंट इन पैम्पलेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, CSR एक्सपेंडिचर। हम अपना इनकम टैक्स देते हैं, वो तो अलाउड नहीं है। एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे इनकम टैक्स देते हैं, वो भी अलाउड नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी देगा तो उसका डिडक्शन नहीं है। दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट। आप कभी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो, टीडीएस नहीं काटते हो, तो खर्चे का 100% डिसअलाउड है। आप रेसिडेंट को पेमेंट करते हो और उस पर टीडीएस काटना था, टीडीएस नहीं काटते हो, तो उस खर्चे का 30% डिसअलाउ हो जाता है। नॉन रेसिडेंट को विदाउट टीडीएस खर्चे का 100% डिसअलाउड, रेसिडेंट को विदाउट टीडीएस खर्चे का 30% डिसअलाउड। अब यू ओके विद दिस? लेकिन क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर सर्टिफिकेट ले लें कि हमने सामने वाले का टीडीएस नहीं काटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ले लें कि हमने टीडीएस नहीं काटा, सामने वाले ने लेकिन सर टैक्स आपको दे दिया है, तब वो डिसअलाउ नहीं होता है। डिसअलाउ नहीं होता इन द सेंस गवर्नमेंट मान लेता है एज इफ आपने टैक्स काट लिया। क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का टैक्स
वर्कर का बोनस, लीव, सैलरी, पीएफ, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी का इंटरेस्ट पेमेंट बेसिस पर। पेमेंट कब तक करना है? सेम फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न फाइलिंग डेट तक। 4 साल बाद दिए, 4 साल बाद डिडक्शन है। CSR, इनकम टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, नॉट। CSR, इनकम टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, नॉट अलाउड। पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट्स में एडवर्टीजमेंट किया, नॉट अलाउड। ओके। नॉन रेसिडेंट का टीडीएस नहीं काटा 100%, रेसिडेंट का टीडीएस नहीं काटा 30% इज अलाउड। बिजनेस प्रोफेशन का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28। बिजनेस प्रोफेशन का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28। बिजनेस का कोई भी इनकम इस हेड में जाएगा। एक्सपोर्टर्स को जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, वेदर इन कैश और इन काइंड, बिजनेस प्रोफेशन में है। आज आप एक्सपोर्टर हैं, गवर्नमेंट ने आपको कोई लाइसेंस दिया, आपने उसको सेल कर दिया, बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस के कोर्स का कोई भी इनकम बिजनेस प्रोफेशन। एक्सपोर्टर को कैश या काइंड में मिल रहा है, बिजनेस इनकम। एक्सपोर्टर्स को कैश या काइंड में मिल रहा है, बिजनेस इनकम। कैश में मिला तो बिजनेस इनकम। कोई लाइसेंस वगैरह मिला, उसको प्रॉफिट में बेचा, बिजनेस इनकम। आई ऑफन आस्क स्टूडेंट्स, परक्विजिट्स कहां जाता है? एंड दे ऑलवेज से सैलरीज। नो, इट्स लाइक दिस। अगर आपको परक्विजिट अपने एम्प्लॉयर से मिला है तो सैलरीज में जाएगा। कस्टमर क्लाइंट से मिला, कोई हॉलीडे पैकेज, फ्री टिकट्स, कोई वाउचर्स, कोई गिफ्ट्स, अगर आपको अपने कस्टमर, क्लाइंट, सप्लायर से कोई परक्विजिट, गिफ्ट्स वगैरह मिला, these are perquisites taxable under the head business profession. Business income, export incentives whether in cash or kind, ये सब PGBP में जाए। हम लोगों को सब perquisites मिला, कैश में मिला, perquisites मिला, I'm sorry, customer, client से, supplier से, these are all going under the head business profession. Keyman policy is a life insurance policy for key person of the organization. कीमैन पॉलिसी में रुपया कंपनी को मिलता है, कंपनी खुद रखता है, तो बिजनेस इनकम। एम्प्लॉय को पास ऑन कर देता है तो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी में चला जाता है। एम्प्लॉय का डेथ हो गया तो लीगल हेयर को पास ऑन कर दिया तो अदर सोर्सेज। कीमैन पॉलिसी कंपनी ने करवाया तो रुपया कंपनी को ही मिलेगा। इट्स जस्ट दिस, कंपनी ने खुद रुपया रखा, बिजनेस प्रोफेशन। एम्प्लॉय को पास ऑन कर दिया सैलरी, लीगल हेयर को पास ऑन कर दिया अदर सोर्सेस। पार्टनरशिप फर्म में शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट है क्योंकि फर्म टैक्स दे चुका है। लेकिन पार्टनर को जो रेमुनरेशन और इंटरेस्ट मिलता है, पार्टनर को जो रेमुनरेशन और इंटरेस्ट मिलता है, वो हमेशा पार्टनर के हाथ में बिजनेस प्रोफेशन में जाता है। पार्टनर को जो रेमुनरेशन और इंटरेस्ट मिलता है वो पार्टनर के हाथ में हमेशा बिजनेस प्रोफेशन में जाता है। आर वी ओके विद दिस? आर वी ओके विद दिस? सर, सपोज there is a penalty for violation of contract. There is a penalty for violation of contract. देने वाले के लिए वो खर्चा अलाउड है, देने वाले के लिए खर्चा अलाउड है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसके लिए कॉम्पेंसेशन है बिजनेस इनकम। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ अलाउड नहीं होता, वो अलग बात है, बट वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ होता है। देने वाले के लिए इट्स अ पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, लेने वाले के लिए कंपेंसेशन है, इनकम है। 7 पॉइंट्स को गो थ्रू करो।
बिजनेस के कोर्स का कोई भी इनकम बिजनेस इनकम। एक्सपोर्टर को कैश में हमने बेनिफिट्स दिया, उसके हाथ में बिजनेस इनकम है। लाइसेंस वगैरह दिया उसने, उसको प्रॉफिट में बेचा, बिजनेस इनकम। परक्विजिट्स अगर आपको कस्टमर, क्लाइंट, सप्लायर से मिले, अगेन बिजनेस इनकम। ईमान पॉलिसी इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मेन पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को रुपया मिलने से वो कंपनी को रुपया मिलता है, वो हमेशा बिजनेस इनकम में जाता है अगर कंपनी रिटेन करे। एम्प्लॉय को पास ऑन कर दे सैलरी, लीगल है उसको पास ऑन करे अदर सोर्सेस। यू आर अ पार्टनर, आपको रेम्यूनरेशन मिला, आपको इंटरेस्ट मिला फर्म से, दैट्स योर बिजनेस इनकम। देने वाले के लिए खर्चा है पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ, लेने वाले के लिए कंपेंसेशन है बिजनेस इनकम। स्टॉक इन ट्रेड अगर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है तो फेयर मार्केट वैल्यू बिकम्स बिजनेस इनकम। राइवल ग्रुप से रुपया मिला बिजनेस बंद करने के लिए, राइवल ग्रुप से रुपया मिला बिजनेस बंद करने के लिए, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करने के लिए, वो बिजनेस इनकम है। नॉन कॉम्पीट फी बोलकर टैक्सेबल है, नॉन कॉम्पीट फी बोल के टैक्सेबल है। अगर राइवल ग्रुप से रुपया मिला बिजनेस बंद करने के लिए, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करने के लिए। एक्सपेंडिचर के बहुत सारे सेक्शन होंगे, इनकम का 2 ही सेक्शन है, 28 और 41। 41 इज 1 सेक्शन, ये सेक्शन नंबर भी याद रहे, इसको डीम प्रॉफिट्स बोला गया है बिजनेस प्रोफेशन का। अगर किसी लॉस एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लाइबिलिटी का, अगर किसी लॉस एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लाइबिलिटी का डिडक्शन मिल चुका है, लॉस एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग लाइबिलिटी का डिडक्शन मिल चुका है, जब वो रुपया वापस आएगा तो इनकम है। स्टॉक लॉस बाय फायर, डिडक्शन मिला, स्टॉक लॉस बाय फायर डिडक्शन मिला, इंश्योरेंस क्लेम विल बिकम बिजनेस इनकम। क्रेडिट परचेज डिडक्शन मिला, क्रेडिट परचेज डिडक्शन मिला, ट्रेडिंग लाइबिलिटी बोलकर वेवर या डिस्काउंट मिला, बिजनेस इनकम। जीएसटी दिया, जीएसटी तो अलाउएबल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स नहीं होगा, लेकिन जीएसटी तो अलाउएबल है। जीएसटी पेमेंट हुआ, खर्चा, जीएसटी का रिफंड आया, बिजनेस इनकम। 41 बोलता है जिस खर्चे का डिडक्शन मिला वो रुपया वापस आने पर बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल होगा। जिसका डिडक्शन मिला है वो रुपया वापस आने पर बिजनेस इनकम बोल के टैक्सेबल है। रिमेंबर वन थिंग, 41 के आइटम्स ये बिजनेस इनकम में जाते हैं, इवन अगर ये रुपया बिजनेस बंद होने के बाद रिकवर हो रहा है। पेपर में क्वेश्चन आया, सर्कमस्टांसेस बताओ जब इनकम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, इवन इफ देयर इज नो बिजनेस। तो बिजनेस बंद भी हो गया, बंद होने के बाद भी रुपया मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम का, जीएसटी का रिफंड, वेवर ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, ये सब इसी हेड में जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स को प्रॉफिट में बेचा, वो भी इसी हेड में जाएगा। क्या क्या बिजनेस इनकम है सर? 28 एंड 41। 28 क्या है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, परक्विजिट्स, की मैन, नॉन कॉम्पीट फी, कॉम्पेंसेशन, पार्टनर के हाथ में रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, ये सब बिजनेस इनकम है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, सब इसी हेड में आएगा। टीम प्रॉफिट्स क्या है? जिस चीज का पहले डिडक्शन मिला वो रुपया वापस आ गया तो बिजनेस इनकम। This is one head where you get a choice. Either you can follow cash or you can follow accrual at the option of the SSE. At the option of the SSE. Business profession mein you can follow cash, you can follow accrual at the option of the SSE. Are we okay with this? Business income निकालने के 2 मेथड्स हैं। बिजनेस इनकम निकालने के 2 मेथड्स हैं, नॉर्मल एंड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा जो घर में देख रहे हैं, इफ रिक्वायर्ड
आप 28 और 41 तक एज एफ पॉज कर दिए, क्लास को रोक दिए, उतना पोर्शन रिवीजन कर लिए, फिर पार्ट बी से वापस रिवीजन अगले दिन स्टार्ट किया। आप ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आप बिजनेस प्रोफेशन, एंड आई वुड से रादर लेट्स ट्रीट दिस एज पार्ट 1 ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन रिवीजन। भर में एक दिन उतना कर लो और अगले दिन पार्ट 2 में फिर से रिवीजन करा रहा हूं, उसको आप अगले दिन स्टार्ट करो। प्रोसीडिंग अहेड विद पार्ट 2, बिजनेस इनकम कंप्यूट करने के दो मेथड्स हैं, एक नॉर्मल, एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। नॉर्मल वी ऑल नो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल से स्टार्ट करके हम लोग कुछ डिसअलाउंसेस वगैरह करते हैं, अलाउंसेस अलाउ करते हैं एटसेट्रा। बट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में इनकम फिक्स मेथड से कंप्यूट किया जाता है। पीटीएस के 3 सेक्शन हैं, 44AD, AE एंड ADA। एंड एज यू नो, ये सेक्शन नंबर आपको याद रखना है। 44AD है बिजनेस को लेकर, इसमें सारे बिजनेस कवर्ड है कमीशन एजेंट को छोड़कर। कमीशन एजेंट को छोड़कर स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर ट्रक बिजनेस भी तो छोड़ा हुआ है। वो ऑब्वियस है बिकॉज वो अलग सेक्शन में कवर्ड है। प्रोफेशन भी छोड़ा हुआ है सर, वो भी ऑब्वियस है बिकॉज वो सेपरेट सेक्शन में कवर्ड है। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इनकम फिक्स परसेंटेज पे कंप्यूट होता है। क्या क्या कवर्ड है? बिजनेस, ड्रग बिजनेस, प्रोफेशन। बिजनेस, ड्रग बिजनेस, प्रोफेशन। कमीशन एजेंट होने से आपको नॉर्मल में जा, अगर आपका ग्रॉस एसेट्स 2 करोड़ क्रॉस नहीं करता है तो आप नॉर्मल या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इसी में ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका ग्रॉस एसेट्स 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको नॉर्मल में जाना मैंडेटरी है। अगर आपके पास 10 ट्रक है तो आप नॉर्मल या प्रिजम्पटिव किसी में भी जा सकते हैं। 10 ट्रक के ऊपर नॉर्मल में जाना जरूरी है। साल के एक दिन भी अगर हमारे पास 11 ट्रक है, साल के एक दिन भी हमारे पास 11 ट्रक है तो हमको नॉर्मल में जाना पड़ेगा। हमको नॉर्मल में जाना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशन में हैं, ग्रॉस एसेट्स 50 लाख रुपया क्रॉस नहीं कर रहा है तो आप नॉर्मल पीटीएस किसी में भी जा सकते हैं। 50 लाख रुपया से ज्यादा है तो नॉर्मल में जाना जरूर। बिजनेस, ट्रक बिजनेस, प्रोफेशन। 2 करोड़ 10 ट्रक 50 लाख, 2 करोड़ 10 ट्रक 50 लाख। यहां इनकम कंप्यूट होता है 8% ऑफ ग्रॉस एसेट्स। अलग से कोई अलाउंस डिसअलाउंस नहीं होगा। अगर आपको अकाउंट पे चेक से या ऑनलाइन मोड से पेमेंट मिलता है तो 6% ऑफ ग्रॉस एसेट्स। आर वी ओके विद दिस? बिजनेस, ट्रक बिजनेस, प्रोफेशन। 2 करोड़ 10 ट्रक 50 लाख, 8% ऑब्लिक 6%, 50% प्रोफेशन में। लेकिन ट्रक बिजनेस में क्या है? हेवी व्हीकल होने से 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ पर ट्रक, पर टन। हेवी व्हीकल में 1000 पर टन, ऑफ कोर्स पर मंथ है। हेवी व्हीकल में 1000 पर टन के हिसाब से। सर अगर 15 टन का ट्रक है तो मंथली इनकम क्या एक ट्रक का 15,000 होगा? एब्सोल्युटली। और 2 ट्रक है तो 30,000। मीडियम और लाइट गुड्स व्हीकल के लिए 7,500 पर मंथ का इनकम है। बिजनेस, ट्रक बिजनेस, प्रोफेशन। 2 करोड़ 10 ट्रक 50 लाख। उस लेवल तक आप नॉर्मल पीटीएस किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन उस लेवल के बाद नॉर्मल में जाना कंपलसरी है। इनकम कितना? 8%, 6%। हेवी व्हीकल के लिए 1000 पर टन, मीडियम लाइट के लिए 7,500 पर मंथ, और प्रोफेशन के लिए 50% ऑफ ग्रॉस एसेट्स। यू नो, सो वेरी इंपॉर्टेंट, पीटीएस में डेट ऑफ परचेज से कैलकुलेशन होता है, डेट ऑफ यूज से नहीं। पी फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, पी फॉर परचेज। मैंने ट्रक अप्रैल में परचेज किया लेकिन यूज जुलाई से किया, कैलकुलेशन अप्रैल से होगा। नॉट ओनली दिस, अगर आपने 11 महीना एक दिन भी यूज किया है तो परचेज करके रखा है, ओनरशिप 11 महीना एक दिन है तो 12 महीने का कैलकुलेशन होगा। ये इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म के लिए है।
ऑफ कोर्स ये सबके लिए एप्लीकेबल है और ये इंडिविजुअल फर्म के लिए है। अगर आप कंपनी हैं तो एडी या एडीए में नहीं जा पाएंगे। अगर आप कंपनी है या एलएलपी है तो आपको नॉर्मल में जाना जरूरी है। ट्रक बिजनेस में सब कोई जा सकते हैं। बिजनेस, ट्रक बिजनेस, प्रोफेशन। पीटीएस में क्या होता है सर, इनकम एक फिक्स परसेंटेज में कंप्यूट हो जाता है। बिजनेस, ट्रक बिजनेस, प्रोफेशन 2 करोड़ 10 ट्रक 50 लाख। इनकम कितना है? 8%, 6%। इनकम है 8%, 6%। हेवी व्हीकल के लिए 1000 पर टन, मीडियम लाइट के लिए 7,500 पर मंथ, और प्रोफेशन में 50%। इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, ऑल एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर आप पीटीएस में जाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है। नॉर्मल में जाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी हो जाता है इफ यू क्लेम योर इनकम टू बी लोअर। रिमेंबर वन थिंग, हम पीटीएस में वॉल्यूंटरीली हायर इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। हम पीटीएस में वॉल्यूंटरीली हायर इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। पीटीएस में केवल 2 चीज माइनस होता है, बिजनेस लॉस और चैप्टर 6 से, और कुछ माइनस नहीं होता है। पीटीएस में केवल 2 चीज माइनस होता है, केवल 2 चीज। क्या? बिजनेस लॉस और चैप्टर 6 से। पीटीएस में कभी भी बाकी कोई अलाउंस डिसअलाउंस नहीं होता है। नॉन एब्जॉर्प्शन माइनस होगा ना आपका कोई खर्चा माइनस होगा। पीटीएस में केवल बिजनेस लॉस चैप्टर 6 से माइनस होगा। सब बिजनेस, ट्रक बिजनेस, प्रोफेशन 2 करोड़ 10 ट्रक 50 लाख, 8%, 6%, 1000 पर टन पर मंथ, 7,500 पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ, ऑफ कोर्स फॉर पीरियड ऑफ ओनरशिप 50%। इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, ऑल एसएससी इंडिविजुअल फर्म। 44 एडी में 1 साल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, मतलब 5 साल और में जाना पड़ेगा। इन दोनों में आप हर साल ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। दोनों में हर साल ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले में ऐसा सुविधा हम लोगों को नहीं मिलता है। 1 साल पीटीएस तो 5 साल पीटीएस। बीच में अगर निकल कर आ गए और नॉर्मल में चले गए तो आने वाले 5 साल नॉर्मल में जाना कंपलसरी हो जाए। इसमें 1+5 का रूल है। इसमें हर साल ऑप्शन चेंज हो सकता है इन दोनों। अभी ओके क्या करना चाहिए सर? हम लोग पॉइंट 2, 3, 4 एक बार चेक कर ले, पेज 4.24 का। ओके, पार्टनरशिप फर्म के इनकम को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फर्म को रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। फर्म को रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, क्योंकि यह हाथ में, पार्टनर के हाथ में यह टैक्सेबल है। पार्टनर के हाथ में यह टैक्सेबल है। रिमेंबर वन थिंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट ठीक उल्टा है। फर्म टैक्स दे रहा है तो पार्टनर को एग्जेम्पशन मिल जाता है। देयर इज अ रूल, इंटरेस्ट हम सभी लोगों को दे सकते हैं,
वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर, लेकिन ऑफ कोर्स इट मस्ट बी प्रेस्क्राइब्ड इन द डीड। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। आप पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल पे भी दे सकते हो, लोन पे भी दे सकते हो। आप पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल पे भी दे सकते हो, लोन पे भी दे सकते हो, बट देयर इज अ रूल, देयर इज अ रूल। इंटरेस्ट में 12% का लिमिट है। इंटरेस्ट में 12% का लिमिट है। आप इंटरेस्ट वर्किंग पार्टनर को दो, नॉन वर्किंग पार्टनर को दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल पर दो, लोन पे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट मस्ट बी प्रेस्क्राइब्ड इन द डीड एंड हाईएस्ट लिमिट इज 12। सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग 15% देते हैं तो 3% शुड बी डिसअलाउड? एब्सोल्युटली यस। अगर आप 15% देते हैं तो 3% शुड बी डिसअलाउड बिकॉज 12% इज द लिमिट। इंटरेस्ट भले ही वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को दे सकते हैं, लेकिन रेमुनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को, रेमुनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को। तो रेमुनरेशन में कोई लिमिट है? ऑफ कोर्स 3 लाख का 90, बैलेंस प्रॉफिट का 60। सर क्या आप बोलना चाह रहे हैं अगर 10 लाख का बुक प्रॉफिट है तो 3 लाख का 90 होगा और 7 लाख का 60% होगा? यस। 3 भाग में डिवाइड किया फर्म का इनकम, रेमुनरेशन और इंटरेस्ट पे पार्टनर टैक्स देगा, प्रॉफिट पे फर्म। तो क्या लिमिट है? इंटरेस्ट 12, रेमुनरेशन 3 लाख के प्रॉफिट का 90, फिर 60। सर हम लोग इंटरेस्ट किसको दे सकते हैं? वर्किंग नॉन वर्किंग को। रेमुनरेशन किसको देंगे? सर वर्किंग को। इंटरेस्ट हम कैपिटल और लोन दोनों पे दे सकते हैं। इंटरेस्ट का लिमिट 12, रेमुनरेशन का लिमिट 3 लाख का 90, बैलेंस का 60। एज अ रूल कंप्यूटेशन के दौरान फर्म में लास्ट एडजस्टमेंट हमेशा रेमुनरेशन होता है। फर्म के कंप्यूटेशन में लास्ट एडजस्टमेंट रेमुनरेशन का होता है। पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सेस डिसअलाउ होता है, इंटरेस्ट एक्सेस डिसअलाउ होता है, रेमुनरेशन पूरा डिसअलाउ होता है। रेमुनरेशन पूरा डिसअलाउ होता है। इंटरेस्ट 15% सर दिए, 3% डिसअलाउ कर दो। रेमुनरेशन पहले बुक्स का ऐड होगा, फिर टैक्स का लेस होगा, पूरा डिसअलाउ कर दो। बाद में लेस होता है अमाउंट एक्चुअली पेड टू वर्किंग पार्टनर्स या प्रेस्क्राइब परसेंटेज विच एवर इज लोअर। व्हाट इज टू बी डन? चेक करो इसको चेक करो। यस श्योर। क्या हो रहा है? सब बिजनेस, ट्रक बिजनेस प्रोफेशन, 2 करोड़ 10 ट्रक 50 लाख तक नॉर्मल और पीटीएस का चॉइस है। उसके बाद नॉर्मल। वी ऑलवेज गो बाय विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू अस, आइदर पीटीएस और नॉर्मल। यू नो समथिंग, पीटीएस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चाहिए, नॉर्मल में चाहिए। अगर आप पीटीएस से इनकम कम बताते हैं तो बिजनेस 8-6
1000 पर टन हेवी के लिए, मीडियम लाइट के लिए 7,500 पर मंथ, 50% ऑफ ग्रॉस एसेट्स. इट्स लाइक दिस इंडिविजुअल HUF firm, all SSC, individual HUF. Having said this, आप नॉर्मल में, I'll put it this way, आप PTS में वॉल्यूंटरीली हायर इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं. PTS में सिर्फ दो चीज माइनस होता है, बिजनेस लॉस और चैप्टर 6 से, और कोई एडजस्टमेंट होता है ना, और कुछ माइनस नहीं होता है. बाकी सेक्शन में हर साल ऑप्शन चेंज होता है, यहां 1+5 का नियम है. मैंने इंटरेस्ट 15% दिया, 3% डिसअलाउ हो जाएगा. 16% दिया, 4 डिसअलाउ होगा. बाकी एडजस्टमेंट करेंगे. लेकिन रेम्युनरेशन क्या करते हैं, पहले पूरा ऐड करते हैं. पहले रेम्युनरेशन पूरा ऐड होता है, बाद में लेस होता है अमाउंट एक्चुअली पेड और प्रेस्क्राइब परसेंटेज विच एवर इज लोअर. बाद में लेस होता है अमाउंट एक्चुअली पेड या प्रेस्क्राइब परसेंटेज विच इज लोअर. इट्स लाइक दिस. नेट प्रॉफिट था मे बी 15 लाख, मैंने इंटरेस्ट एक्सेस डिसअलाउ किया, रेम्युनरेशन पूरा डिसअलाउ किया, बाकी 18 डिसअलाउंसेस करते हैं वो किया, ये 20 लाख आया. तो रेम्युनरेशन बुक्स का ऐड कर दिया. जैसे नहीं करते हैं, बुक्स का डिडक्शन ऐड करके टैक्स का लेस करते हैं, तो मैंने बुक्स का रेम्युनरेशन ऐड कर, ये 20 लाख आया. रेम्युनरेशन माइनस होगा जितना हमने पे किया या जितना परमिसिबल है, विच एवर इज लोअर. पे आप कुछ भी किए हो, 5-6 लाख, आई डोंट माइंड. परमिसिबल कितना है, 3 लाख का 90, यहां पर 20 लाख है, 3 लाख का 90, और 17 लाख जो बच जाएगा उसका 60%, विच एवर इज लोअर. एड सबका होता है, वर्किंग नॉन वर्किंग, लेकिन लेस होता है केवल वर्किंग का. एड सबका होता है, वर्किंग नॉन वर्किंग, लेकिन लेस होता है वर्किंग. आर यू ओके? कितना लेस हो रहा है, अमाउंट एक्चुअली पेड या प्रेस्क्राइब परसेंटेज, विच एवर इज लोअर. These classes, this and the nature of revision or learning with me, whatever you say, definitely would help you to recall and reduce some time. लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, मार्क्स आपके पेपर सॉल्विंग का, रिटन प्रैक्टिस का, इन सब पे डिपेंड करेगा. प्रश्न आपको लर्न हो गया, रिवाइज हो गया, आप भूल गए तो जल्दी उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, यू सेव टाइम. The surplus time has to be given for written practice, के नंबर उसी से उठेगा. Having said this, प्रोफेशनल हमेशा बुक्स मेंटेन करता है. प्रोफेशनल हमेशा बुक्स मेंटेन करता है. पीछे के 3 सालों का ग्रॉस एसेट्स 1.5 लाख से ज्यादा है तो 6F. एक भी साल का ग्रॉस एसेट 1.5 लाख के नीचे गया तो एज में एनेबल द ऑफिसर टू कंप्यूट इनकम. प्रोफेशनल कब बुक्स मेंटेन करता है? ऑलवेज. पीछे के सर 3 सालों का ग्रॉस एसेट 1.5 लाख से ज्यादा है, 6F. सर एक भी साल ग्रॉस एसेट 1.5 लाख से कम हो गया तो एज एनेबल्स द ऑफिसर टू कंप्यूट इनकम. ओके विद दिस? व्हेन आई से ऑलवेज मेंटेन करता, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल, बिकॉज वंस यू गो फॉर प्रेजम्पटिव स्कीम यू डोंट रिक्वायर बुक्स ऑफ अकाउंट. बिजनेस वाला तभी मेंटेन करता है जब या तो ग्रॉस एसेट 25 से ज्यादा हो या नेट इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो किसी एक साल. इंडिविजुअल HUF का लिमिट है, फर्म कंपनी का अलग है, वो अलग बात है. बिजनेस वाला तभी मेंटेन करता है जब या तो ग्रॉस एसेट 25 लाख से ज्यादा हो या नेट इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो लास्ट 3 में से किसी एक साल. अगर न तो बिजनेस का एसेट 25 से ज्यादा है, नेट इनकम 2.5 से ज्यादा है लास्ट 3 में से कभी एक साल, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का दरकार. ओके विद दिस? प्रोफेशनल कब बुक्स मेंटेन करता है? सर ऑलवेज. ऑलवेज सर. पीछे के 3 सालों का ग्रॉस एसेट 1.5 लाख से ज्यादा है तो 6F, नहीं तो एज एनेबल्स द ऑफिसर टू कंप्यूट इनकम. बिजनेस वाला तभी करता है जब ग्रॉस एसेट 25 से ज्यादा हो या नेट इनकम 2.5 से ज्यादा हो लास्ट 3 में से किसी एक साल. कुछ समझा? अकाउंट्स तब ऑडिट होता है जब बिजनेस का ग्रॉस एसेट 1 करोड़ से ज्यादा.
इन ऑफ द मैसेज एक स्टूडेंट मेरे को मैसेज किया, सर प्रॉफिट यहाँ इतना है, 1 करोड़ से ज्यादा है, ऑडिट होगा कि नहीं? आई सेड नो, प्लीज डोंट यूज द वर्ड प्रॉफिट। ऑडिट के लिए इट्स सेल्स या ग्रॉस एसेट्स दैट्स रेलेवेंट। बिजनेस का अकाउंट्स कब ऑडिट होगा? जब बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। टर्नओवर, ग्रॉस रिसिट्स, ऑडिट के लिए टर्नओवर, ग्रॉस रिसिट्स देखा जा रहा है, नॉट नेट इनकम। नॉर्मली 1 करोड़ का लिमिट है, पीटीएस वालों के लिए 2 करोड़ का लिमिट है, प्रेजम्पटिव स्कीम वालों के लिए 2 करोड़ का लिमिट है। मतलब अगर आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जा रहे हैं, क्योंकि टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है, तो ऑडिट नहीं होगा। 2 करोड़ के ऊपर तो आप ऐसे भी पीटीएस में नहीं जा पा रहे हैं। जिन लोगों का 95% रिसिट्स एंड 95% खर्चे कैशलेस मोड में है, जिन लोगों का 95% रिसिट्स और खर्चे कैशलेस मोड में है, उनके लिए 10 करोड़ का लिमिट है। 10 करोड़ तक उनको ऑडिट नहीं कराना है, उसके ऊपर करवाना है। तो बिजनेस में ऑडिट का क्या लिमिट है? 1, 2, 10। नॉर्मली 1, पीटीएस गए तो 2 करोड़ तक ऑडिट नहीं है। 2 करोड़ के ऊपर तो ऐसे भी आप पीटीएस में नहीं जा सकते हैं। और जिनके 95% कैशलेस ट्रांजैक्शंस है, उनके लिए 10 करोड़ का लिमिट है। प्रोफेशन में 50 लाख ग्रॉस एसेट्स ज्यादा हुआ, ऑडिट कराओ। प्रोफेशन में ग्रॉस एसेट्स 50 लाख से ज्यादा है, ऑडिट कराओ। जो लोग 1+5 का रूल ब्रेक करते हैं, 1+5 मतलब 1 साल पीटीएस तो 5 साल पीटीएस, बीच में बाहर आ गए तो नॉर्मल में आना होगा, उनके लिए ऑडिट कंपलसरी होता है। उनके लिए ऑडिट कंपलसरी होता है अगर उनका नेट इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। इसमें फिर टर्नओवर का लिमिट नहीं है। 1+5 का रूल ब्रेक करने से टर्नओवर का लिमिट नहीं है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। प्रोफेशनल कब बुक्स मेंटेन करता है? सर हमेशा। प्रोफेशनल हमेशा मेंटेन करता है। पीछे के 3 सालों का ग्रॉस एसेट्स 1.5 लाख से ज्यादा है तो 6F, एक भी साल का ग्रॉस एसेट 1.5 लाख से कम है तो एज एनेबल्स द ऑफिसर टू कंप्यूट इनकम। बिजनेस वाला तभी करता है जब ग्रॉस एसेट 25 या नेट इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो किसी एक साल, 3 में से, नहीं तो नहीं करना है। रिमेंबर वन थिंग, ऑडिट कब होता है? सर जब बिजनेस का ग्रॉस एसेट 1 करोड़ से ज्यादा हो, या प्रोफेशन का 50 लाख से ज्यादा हो। लेकिन बिजनेस में क्या है? पीटीएस के लिए 2 का लिमिट, कैशलेस ट्रांजैक्शन 95% होने से 10 लाख का लिमिट, और 1+5 ब्रेक करने से नो लिमिट। हमेशा ऑडिट होगा कंपल्सरी। 35 AD, इसको मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया था। ये वो सेक्शन है जिसमें एसेट का डिडक्शन मिलता है। यू हैव टू रिमेंबर 14 बिजनेस है इस सेक्शन में। ये ओल्ड रेजाइम में मिलता है, न्यू रेजाइम में मिलता नहीं है, और ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। अगर आप इस सेक्शन में जाएंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेना। 35 AD में 14 बिजनेस है। कोल्ड चेन, वेयर हाउस, पाइपलाइन, होटल, हॉस्पिटल, हाउसिंग। कोल्ड चेन, वेयर हाउस, पाइपलाइन, होटल, हॉस्पिटल, हाउसिंग। इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वेयर हाउस और शुगर, हनी, फर्टिलाइजर। चेन, वेयर हाउस, पाइपलाइन, होटल, हॉस्पिटल, हाउसिंग। इन कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, फर्टिलाइजर, शुगर, हनी, slurry pipeline for iron ore, infrastructure. इन 14 businesses में, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, इन 14 businesses में कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% डिडक्शन है। नॉर्मली रेवेन्यू अलाउ होता है और कैपिटल डिप्रिसिएशन मिलता है। यहां रेवेन्यू तो अलाउ होना है, कैपिटल भी आप डिडक्शन ले लो। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलता है। लेकिन 10,000 रुपया के ऊपर अकाउंट पे चेक या ऑनलाइन मोड। ओल्ड रेजाइम ऑप्शनल, न्यू में मिलेगा नहीं। 14 बिजनेसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन है, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर। आई ओके?
10,000 रुपया के ऊपर अकाउंट पे चेक या ऑनलाइन मोड, यू नीड टू नो 2-3 थिंग्स। फर्स्ट, क्योंकि डिडक्शन मिल चुका है, अब जिस प्राइस में बेचोगे वो बिजनेस इनकम होगा। 35 AD एसेट्स को जिस प्राइस में बेचोगे ये बिजनेस इनकम होगा, इसको मत भूलिएगा। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रहता है, सडनली पेपर में बोला 35 AD हमने क्लेम किया था 4 साल पहले, आज उसको 6 लाख में बेचा, 6 लाख टैक्सेबल हो गया बिजनेस इनकम बोलकर। 8 साल तक दूसरे बिजनेस में शिफ्ट नहीं हो सकता है। 8 साल तक अगर दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो गया, 8 साल तक दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो गया, तो दूसरे बिजनेस में डिडक्शन मिलता, यहां 35 AD में पूरा मिल गया, एक्सेस बेनिफिट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। 14 बिजनेसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100%। यहां पॉज करना है, क्लास पॉज कर ले, लर्निंग। 14 बिजनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100%, लैंड गुडविल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर। 10,000 रुपया के ऊपर अकाउंट पे चेक, बेचोगे तब बिजनेस इनकम। अगर 8 साल दूसरे बिजनेस में 8 साल के अंदर शिफ्ट किया तो एक्सेस बेनिफिट क्लेम बिकम्स बिजनेस इनकम। यहां 100% मिला, 15% डिडक्शन मिलता तो 85% बिकम्स बिजनेस इनकम। ओल्ड रेजाइम में मिलता है, एंड दिस इज ऑप्शनल। रिमेंबर, scientific research, agriculture extension, rural development, skill development, scientific research, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, 100% डिडक्शन है। इसमें जो पहले दो है साइंटिफिक और एग्रीकल्चर, ये न्यू रेजाइम में नहीं मिलते हैं। बाकी दो जो है रूरल और स्किल, ये ओल्ड और न्यू दोनों में मिलते हैं। कॉपी में लिखाया हुआ है, चेक कर लेंगे। इन 4 में 100% डिडक्शन है जब आप दूसरों को डोनेशन देते हैं। सपोज मैंने किसी को डोनेशन दिया, उसका लाइसेंस बाद में कैंसिल हो गया, आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड, आई स्टिल गेट डिडक्शन। आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड, आई स्टिल गेट डिडक्शन। इज इट ओके? साइंटिफिक, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, 100% डिडक्शन। रिमेंबर वन थिंग, इन हाउस रिसर्च में भी 100% डिडक्शन है जब आप खुद अपने लैब में रिसर्च करते हैं। करंट ईयर और पीछे का 3 साल 100% है। करंट ईयर और जिस साल बिजनेस स्टार्ट किया उसके पीछे का 3 साल 100% है। लैंड और गुडविल को लैंड को छोड़कर, आई एम सो सॉरी, लैंड को छोड़कर दूसरों को डोनेशन दिए। साइंटिफिक, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट 100। साइंटिफिक और एग्रीकल्चर ओल्ड में है, न्यू में नहीं है। बाकी रूरल और स्किल दोनों में है। अपने लैब में रिसर्च करेंगे, करंट ईयर और पीछे का 3 साल 100% मिलेगा। अगर आपको सब्सिडी मिलता है या इनपुट जीएसटी क्रेडिट मिलता है तो कॉस्ट कम हो जाता है। एमलगमेशन, डीमर्जर में डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ डेज के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। एमलगमेशन और डीमर्जर में डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ डेज के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। पुराना एंटिटी भी लेता है, नया एंटिटी भी लेता है, नंबर ऑफ डेज में डिवाइड हो जाता है। सर मेरे एसेट का कॉस्ट 5 लाख था, गवर्नमेंट ने 1 लाख सब्सिडी दिया, 1 लाख जीएसटी का क्रेडिट मिल गया, एसेट का कॉस्ट 3 लाख हो गया, डेप्शन 3 पे मिलेगा। यस, साल के बीच में सर एमलगमेशन हो गया। एक जन ने यूज किया 180 डेज, एक जन ने 185। पुराने कंपनी ने 180 या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। पुराना एंटिटी 180 डेज यूज किया, नया एंटिटी 185, तो ये डिवाइड हो जाएगा 180:185 के रेशियो में। गिफ्ट में एसेट अगर गिफ्ट में मिलता है तो उसका जो WDV है साल के पहले दिन, वो हमारे लिए कॉस्ट है।
इन्होंने एसेट मेरे को गिफ्ट किया, तो इस साल के बिगनिंग का जो WDV है वही कॉस्ट है। अभी ओके, पर्सनल बिल्डिंग अगर बिजनेस में इंट्रोड्यूस होता है, इस साल के बिगनिंग का WDV मेरा कॉस्ट है। सम्स के समय ज्यादा टाइम लगता है, बट रिवीजन के समय ये कुछ एक टॉपिक्स है, इट डज नॉट टेक टाइम। सर एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गया, मैंने कहा क्या दिक्कत है, टोटल डेप्शन निकालो, फर्म और कंपनी में नंबर ऑफ डेज ऑफ यूज के रेशियो में डिवाइड कर दो। सर GST क्रेडिट मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, कॉस्ट कम कर दो। अगर एसेट गिफ्ट में मिल रहा है या पर्सनल एसेट बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगा, साल के पहले दिन का WDV ही कॉस्ट है। पावर यूनिट को डेप्रीसिएशन मिलता है आइदर WDV और SLM, एज पर देयर चॉइस। एक बार जो डिसाइड कर लिया, जिंदगी भर के लिए फाइनल हो गया। पावर यूनिट को डेप्रिसिएशन मिलता है WDV या SLM, एक बार जो डिसाइड कर दिया, जिंदगी भर के लिए फाइनल। ओके, SLM में डेप्शन इंडिविजुअल एसेट पर मिलता है, SLM में डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल एसेट पर मिलता है। चेक करो, और पीछे के 4 स्पेशल केस भी चेक करो। अगर आपका पावर यूनिट है, यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन आइदर ऑन SLM और ऑन रिटन डाउन वैल्यू। प्रॉफिट में जब बेचते हो, प्रॉफिट अप टू हिस्टोरिकल कॉस्ट इज बिजनेस इनकम, प्रॉफिट अबव हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कैपिटल गेन। लॉस में बेचते हो, यूज करके बेचा बिजनेस लॉस, बिना यूज करके बेचा capital loss. This would complete a revision of business profession. Just few things. Inventory का value, cost, NRV, which here is lower है. Subsidy, government subsidy और escalation in contract price cash basis पे taxable है, या जब confirm हो जाए रुपया मिलेगा। ये टॉपिक्स आप यहां से देखें, sufficient। नहीं बढ़े ऊपर का, it's okay। एंड रिमेंबर, सर्विस इनकम क्या होता है, हम लोग इसको अगर 2 साल इन्वॉल्व होता है तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में डिवाइड कर देते हैं। मैंने बैच सपोज जनवरी में चालू करके जून में कंप्लीट किया, 2 प्रीवियस ईयर आ गए, जनवरी में 60% कंप्लीट किया बैच, जनवरी फरवरी मार्च में, और अप्रैल में जून में 40, तो इनकम 60-40 में डिवाइड हो जाएगा। 90 दिन से कम है तब आप इनकम बुक कर लेना जब कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक्स जस्ट इतना देख लिया तो काफी है। बाद बाकी सब्सिडी और GST का क्रेडिट कॉस्ट को कम करता है। एमलगमेशन में डेप्शन डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ डेज में, एमलगमेशन, मर्जर, कन्वर्जन ऑफ फर्म टू कंपनी। गिफ्ट में या पर्सनल बिल्डिंग बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो, साल के पहले दिन का WDV ही मेरा कॉस्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, power unit gets a choice either deduction on SLM और on WDV, जो डिसाइड किया लाइफ टाइम के लिए फाइनल है। प्रॉफिट में बेचेंगे अप टू हिस्टोरिकल कॉस्ट बिजनेस इनकम, उसके बाद कैपिटल गेन। लॉस में बेचा, यूज करके बेचा बिजनेस लॉस, बिना यूज करके बेचा कैपिटल लॉस। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, कॉस्ट एंड हाउ वी विच इज लोअर, एटसेट्रा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।